एक तो है आर्म फोर्सेस, नंबर 2 पे आता है इंडियन रेलवेज, नंबर 3 पे आया है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो आपने पीएसयू, एक मिनट, आई विल ऑल्सो स्विच ऑन दिस, हॉटस्पॉट भी ऑन कर देता हूँ, ये कभी कभी आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का नाम सुना होगा। और जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद जो है हमारा जो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू में लाया गया, जब हमारे ब्रिटिश छोड़ के गए यहाँ पर, तो ना के बराबर यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। ज़्यादा ज़्यादा जो पावर लूम्स थी और हाथों से जो काम होता था वही यहाँ चलता था, बड़ी बड़े कारखाने थे ही नहीं बिल्कुल भी। उस वक्त जो है हमारे गवर्नमेंट ने विभिन्न देशों से जो है तालमेल रखा है, और जो इसके अंदर नौकरियां निकलती हैं वो गवर्नमेंट ही उसमें एडवर्टाइज करता है और उसकी क्वालिफिकेशन तय करता है, और साथ ही साथ उसका चयन भी करते हैं, लाइक दैट। तो कंप्लीट जो उसके अंदर खर्चा पानी है, तनख्वाह वगैरह है, वो गवर्नमेंट देती है। अब इसी के बनस्पत प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया में लाया गया, और खास तौर से उस वक्त जो है बिरला, टाटा वगैरह जो लोगों ने किया, और गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी। लेकिन उनका जो था, जितना उनके पास पैसा था उसी के माध्यम से उन्होंने लगाते गए। गवर्नमेंट उस वक्त शुरू में, मैं बोलूंगा 47 से लेकर से 65 तक जो है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनती रहीं। अब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बन रही थी, और साथ ही साथ उस वक्त हमने देखा कि 62 की लड़ाई हुई, फिर 62 की लड़ाई चाइना से हुई, 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई, और फिर 71 की लड़ाई पाकिस्तान से हुई। हमारे देश के अंदर कोई भी उपलब्धि नहीं थी जहां तक कि हम अपने आप को सशक्तिकरण करें, जहां तक हथियार वथियार बनाने के लिए। तो उसी के तहत चलते हुए कई पीएसयूज का कन्वर्जन किया गया, और उनको नाम दिया गया डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और उनको बोलते हैं डीपीएसयू छोटे में। उसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक एक करके बनाना शुरू किया गया। अब ये डीपीएसयूज एक तरफ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दूसरी तरफ, इन दोनों ने मिलकर जो है हमारे डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए अलग अलग कारखाने, और देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनाए गए। एक एक कर कर ये बनते गए, और आखिर में हमने देखा कि 9 डीपीएसयूज बने और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बने। लेकिन हमारे देश की अब चक्कर यह है कि जब गवर्नमेंट किसी को जॉब लग जाती है तो वो बहुत स्लो हो जाता है काम करने में। उनकी जो आउटपुट थी वो बहुत धीरे धीरे कम होती गई, और ये भी था कि क्योंकि ये वोट बैंक के चक्कर में इसके अंदर जहाँ पे 4 आदमी चाहिए थे वहाँ 10 आदमी ले लिए, तो वो कौन काम करेगा ये किसी को पता नहीं चल रहा था। तो आउटपुट जो है और पर मैन जो आउटपुट थी वो धीरे धीरे गिरती गई। अब स्थिति ये आ गई थी कि लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2021 में सरकार ने ये तय किया कि जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनका विलय किया जाए, और उनके जगह 7 और नए डीपीएसयूज बनाए गए। तो वो
डीपीएसयूज को कुछ वो है नहीं, अलग से नहीं बनाया गया, वही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 थे उनको मर्ज करके, अमेलगेमेट करके और 7 डीपीएसयूज बनाए गए, उनको नाम अलग अलग दिया गया। हालांकि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो वही लोग हैं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, और कॉर्पोरेट कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। अभी मैं इंट्रोडक्शन में इतना ही बोलूंगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। और जो 9 एग्जिस्टिंग डीपीएसयूज हैं, और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी और वो कन्वर्ट होकर 7 एडिशनल डीपीएसयूज बना दी गई हैं। तो आज की तारीख में टोटल 16 डीपीएसयूज हैं। अब ये जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, क्योंकि ये डिफेंस क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं, तो इनका जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है। और इस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक ब्रांच बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इन शॉर्ट डीडीपी। और इसके ऊपर जो है सबसे इसका जो बॉस है वो है एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है, और उसको बोलते हैं सेक्रेटरी डीडीपी। नाउ डीपीएसयूज क्यों बनाए गए? ये गवर्नमेंट ओन्ड एस्टेब्लिशमेंट है, सारा का सारा खर्चा पानी जो है गवर्नमेंट से निकलता है। ये कंप्लीटली इसको बनाया गया था, और इसका जो अब तो कुछ इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इनके शेयर्स निकल गए हैं, नहीं तो पहले जो था वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड थी। अब कुछ जो है इसके क्योंकि शेयर्स निकल गए हैं तो पब्लिक होल्डिंग में भी आ गई है, ताकि इसका जो खर्चा पानी है वो पूरा गवर्नमेंट 100% ना करे बल्कि इसको शेयर करे। नाउ डीपीएसयूज जो है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाते हैं। द पर्पस इज कि पहली बात तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट मिले, और अगर जो प्राइवेट सेक्टर से कोई जगह पर किसी वर्टिकल के अंदर अगर कोई मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है तो उस मोनोपोली को ना बनने दें। ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसका रेट कंट्रोल करती है, तो जो हमारे आर्म फोर्सेस को सामान मिलता है उसका जो रेट है वो कहीं कम होता है अगर वही चीज प्राइवेट सेक्टर में बनाई जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट में ही बिलीव करती है। अचीव ओवरऑल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो इसका धीरे धीरे इजाफा भी होता जाए। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश के अंदर जो है ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और जब हमारे डिफेंस सेक्टर का जो ओपननेस आई 2014 के बाद, तो वहाँ से देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे डिफेंस क्षेत्र में निकलने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि क्योंकि ये डीपीएसयू पीछे छूट रहे थे, तो उन्होंने बात करी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो छूट दी गई कि ये डीपीएसयूज किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर सकते हैं प्रोजेक्ट, ताकि वो प्रोजेक्ट सही टाइम पर कम पैसों में कामयाब हो पाए। आमूमन देखा गया था जैसे हमारा तेजस हवाई जहाज बना है HAL द्वारा, तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए जब उसको जिस वक्त उसको पहली नींव रखी थी उस प्रोजेक्ट के लिए, और आज 30 साल बाद भी अभी ये पूरा तरीके से बना नहीं है, तो इतने साल हो गए। तो इतने सालों में तो दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है। हवाई जहाज के जो आधुनिकीकरण था वो बहुत रफ्तार से बढ़ता गया, लेकिन हमारा HAL कामयाब नहीं हो रहा था। तो जब पीपीपी मॉडल आया तो हमने देखा कि हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर लिया, और अभी वो हमारे इंडियन एयरफोर्स का भाग बन गया। सो एनीवे, हम ये सब्जेक्ट और है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डीपीएसयूज कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, और वो क्या क्या मोटे मोटे तौर पर क्या क्या करती हैं। तो पहले मैं आपको गिना दूंगा कि कौन कौन सी हैं,
और उसके बाद एक एक को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला डीपीएसयू जो पुराने 9 थे, उसमें सबसे पहले आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन शॉर्ट कॉल्ड HAL। इसकी 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि कानपुर, कोरबा, बेंगलोर वगैरह में और लखनऊ में, और 20 प्रोडक्शन डिविजन्स, 11 R&D सेंटर्स हैं। अब आप लगा लो हिसाब किताब की, अगर ये 5 यूनिट 5 जगह पर हैं और 20 प्रोडक्शन डिवीजन है, 11 R&D सेंटर्स हैं, यानी इसके अंदर कितने साइंटिस्ट और कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। अगला आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, इसको छोटे में बोलते हैं बेल। इसकी 9 यूनिट्स पूरे देश भर में फैली हुई हैं, जैसे कि गाजियाबाद है, बेंगलोर है। हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे डीपीएसयू से सबसे मैक्सिमम जो है हैदराबाद और बेंगलोर में बहुत तादाद में है। तीसरी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, इसकी 3 यूनिट है। चौथे नंबर है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML, इसकी 9 यूनिट्स है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि हर एक ये यूनिट क्या क्या करती है और क्या क्या मोटे मोटे तौर पर क्या क्या बना रही है। फिफ्थ है मिश्र धातु निगम, छोटे में बोलते हैं इसको मिधानी, MIDHANI, मिधानी। अब ये 5 हो गए। 4 पब्लिक डीपीएसयूज हैं जो कि शिप बिल्डिंग से या कोस्ट गार्ड की शिप से बनाने में संबंधित रखते हैं। वो है, सबसे पहला उसमें है मझगांव डॉक्स लिमिटेड, MDL। और ये बिफोर मैं आगे बढ़ूं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आजकल जो इसका बॉस है वो हमारा और शिव जी का कोर्समेट है, नारायण प्रसाद जी। और आदर मैं ये बोलूँगा हमारा तो सिर्फ कोर्समेट है, लेकिन शिव जी का, ये शिव कुमार जी का ये क्लासमेट भी है। तो बचपन से इसको देखा है और आज वो मझगांव डॉक्स लिमिटेड, जो कि बहुत ही फायदेमंद बन गई है गवर्नमेंट की डीपीएसयू, और उसका जो हेड है उसको हम लोग, ये शिव कुमार जी जो है, उसको बचपन से देखे हैं। अगला है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, GRSC लिमिटेड। नेक्स्ट थर्ड है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। और चौथा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL। ये नारायण प्रसाद जी ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के भी बॉस रहे हैं MDL के आने के पहले। अभी मैं इसके बाद आपको नाम सिर्फ बताऊंगा जो नई डीपीएसयूज बनी है। सबसे पहला है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, GIL। तीसरी है ट्रुप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, TCL। चौथी है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, अवनल। पांचवी है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL। छठी है यंत्र इंडिया लिमिटेड, YIL। और लास्ट 7th है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL। अब ये जो 7 हैं ये कोई अलग से नहीं तैयार की गई हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक साथ पकड़ के, जो कि एक साथ काम करते थे, उनको अंडर 1 हेड बना दिया और उनको 1 हेड देकर एक का हेड ऑफिस हो गया और बाकी उसके ब्रांचेस हो गए। इस प्रकार से इनको 7 डीपीएसयू में विलय कर दिया है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। अब हम थोड़ा आपको इसको विस्तार से बताएंगे कि हर एक के बारे में। नाउ HAL, सबसे पहले डीपीएसयू जो है, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नवरत्न है। नवरत्न वो कंपनी हैं जो कि लगातार गवर्नमेंट को प्रॉफिट देती हैं। आपने बहुत सुना होगा कि कई गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एक एक करके बंद करी जा रही है। क्यों? क्योंकि कई सालों से वो नुकसान उठा रही हैं और सिर्फ वर्कर्स को, ऑफिशियल्स को पैसा गवर्नमेंट देती जाती है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन या आउटपुट है वो ना के बराबर है। तो वो लॉस मेकिंग डीपीएसयूज है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका
जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है या उसको प्राइवेट सेक्टर को बोल रही है कि आप खरीद लो और आप लोग चलाओ। लेकिन जो नवरत्न है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग है, तो उन सबको अपने पास रखा है। तो एचएएल सबसे पहला नवरत्न कंपनी है, द लार्जेस्ट डीपीएसयूज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इन्होंने जो है हवाई जहाज के क्षेत्र में पूरा ये काम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस, और जो बाहर से आए हुए हवाई जहाज है, जैसे हमने आपको बताया कि तेजस जो आधुनिकीकरण वाला हवाई जहाज है वो इतने साल लग गए, तो ये तो है नहीं, दुश्मन का हमला हमारे ऊपर कभी भी हो सकता था, तो इसलिए हमारा देश बाहर से लाता गया हवाई जहाज, तो उनका जो मेंटेनेंस है वो भी एचएएल करता है। जैसे कि सुखोइज है और जैगोर है, मिग 29, मिग 27, मिग 23, मिग 21, ये सबके सारा मेंटेनेंस जो है एचएएल करती है। एचएएल के पास 20 प्रोडक्शन डिविजन्स हैं, 10 आर&डी सेंटर्स हैं और एक फैसिलिटी मैनेजमेंट डिविजन्स हैं। पूरे देश भर के अंदर ये फैले हुए हैं। आज तक इन्होंने 17 हवाई जहाज बनाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते रहे हैं वो है एक तो डॉर्नियर हवाई जहाज जो है वो सी रिकॉनेंस में काम आता है और सबसे ज़्यादा उसका ही एक्सपोर्ट किया है। आज की तारीख में एचएएल के पास जब इनका प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा मेल मिलाप हुआ है, तब से इनके हवाई जहाज बनाने की सक्सेस जो है बढ़ गई है और अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बना रहे हैं, डॉर्नियर तो पहले से भी बना रहे थे, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। ओके, ये जो बाहर से हवाई जहाज मैंने जैसे बताया सुखोई मार्क 3, अभी ये सुखोई जो है रशिया का हवाई जहाज है। इसी तरह हॉक एडवांस जेट ट्रेनर जो कि यूके से आया हुआ था, इसका मेंटेनेंस करते हैं और इन हाउस अभी प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है, मतलब वहाँ से उसका किट आ जाता है और जो भी पार्ट्स इंडिया में बन जाते हैं वो यही बनते हैं और उसका सम्मिलित करके उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। नाउ अब आपने लेटेस्ट सुना होगा कि इंडिया जो है धीरे धीरे वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जा रहा है, तो एचएएल का जो है एक जो है एडी बेंगलोर के अंदर है, वो अभी एरोस्पेस स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल मैरीन गैस टरबाइन में भी प्रवेश कर चुका है। अगला आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ये भी एक नवरत्न कंपनी है और बेल जो है अगेन देश के अंदर कई जगह पर फैली हुई है, 9 जगह पर। इसके हर एक जो फैक्ट्री है वो उसकी काबिलियत जो है वो अलग अलग क्षेत्र में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद में जो फैक्ट्री है बेल की, वो रडार से लिंक्ड है। जो बेंगलोर में है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड है। इसी प्रकार जो बेल किस किस क्षेत्र में है वो है पहले रडार, वेपन सिस्टम्स, सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स यानी कि रात में ऐसे जो आधुनिकीकरण चीज़ें होती हैं जो कि रात में जिससे देख सकते हैं या टैंक के अंदर ऊपर से देख सकते हैं, पानी के अंदर से देख सकते हैं। उसके बाद टैंक का इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इस सारी चीज़ों को बनाता है। साथ ही साथ कुछ हद तक अभी बेल जो है नॉन डिफेंस सेक्टर में भी कुछ कुछ चीज़ें बनाकर देने लगी है। अब जब से ये ड्रोन आपने सुना होगा, जब से ये ड्रोन में हमारे प्रधानमंत्री ने फोकस किया है तो बेल जो है ड्रोन के सेक्टर में भी आ गया है। एचएएल भी है थोड़ा सा, बेल है और बीडीएल अभी अगला जब बताएंगे तो बीडीएल भी उस क्षेत्र में आ गया है। सिविल साइड के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह नाम सुना होगा, तो वो भी बेल ही बनाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सोलर पैनल्स भी बेल बनाता है।
इसका जो सबसे बड़े और जो सबसे अच्छी चीज जो बेल ने आज तक बनाई है, सबसे महंगी चीज जो बनाई है, वो बनाई है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स। बहुत महंगा है, इसकी क्षमता 24 किलोमीटर तक हवाई जहाज को उड़ाने की है। और ये जब बना है, इसने रशिया का एक सैम 6 था, उसको रिप्लेस करने में इंडिया को मदद की है। साथ ही साथ हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और वहां पे सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम भी बेल ने ही बनाया है। नाउ बेल के पास जो है R&D की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले जो है इसकी R&D इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है वो साल पे साल बदली होती रहती है, और कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे ये ज़्यादा टाइम बनाने में लग जाता था, तो पता लगा बन तो गई लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। तो हमारे आर्म फोर्सेस बोलते थे अब हमारे किस काम का। तो इन्होंने इसलिए अपना निजी R&D सेंटर खोला और दुनिया के साथ साथ चलना शुरू किया। तो अब जो है ये हालत हो गई है कि जब ये बनाते हैं तो पहले इन टाइम में और टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी साथ साथ करते जाते हैं, तो यानी अच्छी हो गई है। थर्ड है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, PDL। ये भी मिनी रतन कैटेगरी है, एक नवरत्न है और एक ये मिनी रतन है, यानी इसका प्रॉफिट आता है लेकिन थोड़ा कम में आता है। तो मिनी रतन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में भी PSUs को बांटा हुआ है, तो ये BDL जो है मिनी रतन कैटेगरी 1 है। तो शुरू में इसके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शुरू में इंडिया मिसाइल सिस्टम्स में था ही नहीं, लेकिन जब से हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इंडिया में बनने लगे, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मोस, या जो है आपने सुना होगा पृथ्वी, ठीक है, फिर ये आकाश वेपन सिस्टम्स। तो इन सब सिस्टम्स का जो मिसाइल है, मिसाइल जो है वो BDL ही बनाती है। साथ ही साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी BDL ही बनाती है। अभी आज की तारीख में इट इज फुली गियर्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ आर्म फोर्सेस। उसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करने की क्षमता है, यानी अगर लड़ाई हो जाए तो आज जहां एक दिन में एक मिसाइल बना रही है, तो अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पास वो क्षमता है कि जल्दी से जल्दी वो एक दिन में एक की जगह 10 बनाना शुरू कर दे। ज़्यादा भी चाहिए तो ज़्यादा भी हो सकता है। BDL के पास 3 यूनिट्स हैं, एक कंचनबाग यानी कि हैदराबाद, फिर भानूर और विशाखापट्टनम। अलग अलग अगेन आपने देखे कि ये सारी चीज जगह जब भी मैं बोलूँगा तो नोट करने वाली चीज़ है कि किस प्रकार से हमारे लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने और साइंटिस्ट ने ऐसा करके ये ना किया हुआ है कि ये सारी जो डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं वो देश में अलग अलग जगह फैली है, ना कि एक ही जगह। क्यों? क्योंकि अगर चाइना या पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ देगा तो पता लगा एक ही मिसाइल के अंदर 2-4 ध्वस्त हो जाएंगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए फैला फैला कर ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर बनाई गई हैं, और साथ ही साथ हर एक जगह के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। फोर्थ, BEML या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब ये 1964 से कार्यरत है, और ये जो है इंडिया के कोर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रेलवे लाइन में भी, और पावर, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी माइनिंग क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, रेलवेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही इक्विपमेंट बनाती है। आपको पता है कि हर एक क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मशीनरी इस काम में आते हैं, और वही इसका काम है। नाम ही इसका है अर्थ मूवर्स, यानी कुछ भी बहुत बड़ा काम करना है, एक पहाड़ी को काट देना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ता है, तो उसका जो इक्विपमेंट इस्तेमाल आता है वो यही बनाता है। BEML के नीचे 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि बेंगलुरु, कोलार,
गोल्ड फील्ड्स, मैसूरू, पलखड़, इन 4 जगह पर ये सारी 9 यूनिट्स लोकेटेड हैं। आज की तारीख में BML कम से अबाउट 69 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना सामान। तो यानी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है और इतने सस्ते में भी देते हैं कि 69 कंट्रीज ने इनसे इंपोर्ट मंगाया है। अगला है मिधानी, मिश्र धातु निगम। अब धातु मतलब हो गया मिनरल, सो मिनरल से संबंधित है। इसको एस्टैब्लिशमेंट हुआ 73 में। और बेसिकली कोई भी सिस्टम बने, खास तौर से डिफेंस में अगर कमजोर मिनरल टिन शीट का या आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही बम के अंदर या एक ही गोले के अंदर वो ध्वस्त हो जाएगा। अब उससे प्रोटेक्शन करने के लिए जो है बहुत मजबूत मिनरल का इस्तेमाल, मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको ऑब्वियसली सिंपल आयरन या सिंपल स्टील तो काम नहीं आएगा, तो उसको जो है अलॉयज बनाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। वो काम है मिधानी का। नाउ वो ऐसे ये जो अलॉयज बनाते हैं वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, उनको मिक्सचर करके यानी कि अगर आप लोहा ले लो, लोहा के अंदर मॉलिब्डेनम, कार्बन वगैरह वगैरह सब मिलाकर फिर जो सामान बनता है तो बहुत ही उसमें मजबूती रहती है और अगर गोला पड़े भी तो उससे सहार सकता है। नाउ इसके अंदर आज की तारीख में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हर एक प्रोसेस की इसमें इनके पास क्षमता है कि किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। इनके पास फोर्ज प्रेसिंग यानी कि किसी चीज़ को बहुत कस के दबाना है, लोहे की बात कर रहा हूँ, मिट्टी की बात नहीं कर रहा, तो इनके पास 6000 टन 1500 टन तक के फोर्ज प्रेस हैं, यानी कि बहुत सशक्तिकरण इनका कर दिया गया है। खास तौर से सबसे आज तक अहम जो कि दुनिया में बड़ा फेमस है, इन्होंने कंचन आर्मर बनाया है। ये कंचन आर्मर जो हमारे टैंक्स जो बनाते हैं, हमारे देश में बनते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। और इसी कंचन आर्मर से जहाँ पे इसका हेड ऑफिस लोकेटेड है उसका नाम पड़ा है कंचन बाग, हैदराबाद के अंदर है ये। सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज और स्पेशल स्टील्स भी मिधानी बनाती है। अगला अब आते हैं शिप बिल्डिंग के अंदर। सबसे पहला जैसे मैंने बताया था मझगांव डॉक्स लिमिटेड, ये मुंबई में लोकेटेड है और ये बड़ी बड़ी शिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन्स बनाने में कामयाब है। पिछले साल यानी 2022 के अंदर इनका प्रोडक्शन बहुत ही हाई था। आप इस हिसाब से लगा लो कि इनका शेयर सीधे 200 से रुपये से उठ के जो है सीधे 900 के पार एक साल के अंदर हो गया था। इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ पिछले साल और कई शिप्स तो एक्सपोर्ट भी करी। और आज की तारीख में हम खुशी से ये कह सकते हैं कि सबमरीन्स हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब सारी सबमरीन्स जो हैं इंडिया में ही बन रही है और वो मझगांव डॉक्स को श्रेय उसका जाता है। इसके अलावा मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन का मैंने आपको बता ही दिया है। ये सब आधुनिकीकरण बहुत ही, हमारी शिप बिल्डिंग जो है इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी हो गई है। MDL को और अच्छा काम करना पड़ेगा क्योंकि शिप बिल्डिंग के अंदर L&T प्राइवेट सेक्टर से इनका बहुत तगड़ा मुकाबला कर रही है और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। MDL के साथ साथ 3 और DPSUs हैं जो कि शिप बिल्डिंग या स्मॉल कॉर्वेट्स में बनाने में लगे हुए हैं। तो MDL सबसे बड़ी बड़ी शिप्स बनाता है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी शिप्स हैं, जो पेट्रोलिंग बोट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, वो बनाने को इसे GRSE है। अब ये GRSE जो है एक मिनी रत्न कंपनी है और कलकत्ता में स्थित है। तकरीबन ये सन 2001 में बनाई गई थी। और जिस प्रकार से हमारा रिक्वायरमेंट है शिप्स का, वो इसमें बहुत अहम रोल है GRSE का, क्योंकि ये छोटी शिप्स बनाती है तो, और छोटी शिप तो बहुत हमें चाहिए। हमारे देश की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसने मदद करी है। नाउ नेक्स्ट है GSL, गोवा शिपयार्ड। यह पानाजी जो गोवा का कैपिटल है वहाँ पे स्थित है। अगेन ये मिनी रत्न है
ये भी छोटे छोटे शिप्स बनाता है, और इनका भी जो है खास तौर से पेट्रोलिंग बोट्स वगैरह में ज़्यादा फोकस बना हुआ है। लेकिन इनकी जो बोट्स यहाँ बन रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं। इसके जो है, अगर कोई दुश्मन का जहाज, जैसे अभी हमने सुना था कि हम्बन तोता में एक चाइनीज स्पाई शिप आ गया था, तो वो जब भी कम्युनिकेट करता था तो यहाँ की जो बनाई हुई शिप्स हैं उसके कम्युनिकेशन को पकड़ लेता था। तो वो क्या बातचीत कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उससे यहाँ की बनाई हुई शिप्स का उसको काफी कामयाबी हासिल की गई, मिली। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। अगेन ये मीडियम से लार्ज शिप बनाने में कामयाब है। ये विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। अब आप देखिए कहाँ पे एमडीएल जो मुंबई में है, गोवा में है जीएसएल, जीआरएससी है कलकत्ता में, और एचएसएल जो है विशाखापट्टनम में। तो कहना चाहिए 2 शिप बिल्डिंग वेस्ट कोस्ट में है और 2 शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज ईस्ट कोस्ट में है। तो कितनी सोच रखनी पड़ती है और फैला के ये सारी डीपीएसयूज बनाई गई हैं कि कहीं एक साथ जो है सब की सब दुश्मन हमारा नष्ट ना कर सके। तो आज तक ये क्योंकि सबसे पुराना है तो इसने जो है 174 वेसल्स, 174 शिप्स बनाई हुई हैं और कम से कम 1940 शिप्स को रिपेयर किया हुआ है। शुरू में हम भी कई शिप्स जो हैं बाहर से आती थी, इंपोर्ट करते थे। आज वो उतनी ज़्यादा नौबत नहीं है। अभी यहाँ तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब इंडिया में बन गया है और थोड़े दिन में उसको समुंदर में जाने के लायक भी हो जाएगा वो। तो बहुत अच्छी क्षमता बढ़ गई है। अब हम आते हैं नए वाले, जो मैंने 7 न्यू डीपीएसयूज की बात करी थी उसके ऊपर, वो क्या क्या है। एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। अब आप देखो कि इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में और इसके नीचे जो हमने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात करी थी उसमें से 8 इसके नीचे आती हैं। और ये जो 8 फैक्ट्रीज हैं ये इनका लोकेशन जो है कानपुर और यानी कि कलकत्ता के पास, जबलपुर, कोरबा, तिरुचिरापल्ली और ईसापुर में है। ये जो है वेपन्स और इक्विपमेंट दोनों बनाने में लगे हुए हैं सारी फैक्ट्रीज। अब कौन से वेपन्स? छोटे छोटे हथियार यानी कि राइफल्स या कार्बाइन या इंसास वेपन सिस्टम्स हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे हथियार, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, तो जो छोटे छोटे हथियार हैं वो बनाती हैं ये सारी फैक्ट्रीज। इसके साथ आपने पिट्ठू झोला वगैरह देखा होगा आर्मी का, या आर्मी का जो रिक्वायरमेंट है छोटा छोटे सामान बनाने का, तो वो भी इन्हीं फैक्ट्रीज में बनता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। इसकी एक ही फैक्ट्री है जो कि कानपुर में लोकेटेड है और ये जो है पैराशूट बनाती है। अभी आपने सुना होगा कि जो हवाई जहाज से जो कूदते हैं हमारे जवान लोग, पैरा ट्रूपर्स उनको बोलते हैं, तो वो जो पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं वो इस फैक्ट्री में बनता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी पिक्चर में कि हवाई जहाज जब लैंड करता है शिप के ऊपर तो उसका पीछे जो है एक पैराशूट खुल जाता है। उसका बहुत ही जो रिक्वायरमेंट है उसका क्वालिटी की, वो बहुत हाई लेवल की होती है क्योंकि उसको हीट भी सहना पड़ता है। हवाई जहाज के पीछे से टेल से बहुत गर्म हवा निकलती है, जेट स्ट्रीम निकलती है, तो उसको सहना पड़ता है। तो बहुत स्पेशल मटेरियल होता है। तो वो वाला पैराशूट भी यही ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड बनाती है। नेक्स्ट जो नई डीपीएसयू है वो है ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड। अब इसका नाम ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड है। इसके नीचे जो 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वो इसके नीचे सम्मिलित हो गई।
ये 4 फैक्ट्री जो है वो है लोकेटेड कानपुर में, शाहजहांपुर, अवधी जो कि चेन्नई के पास है, और हजरतपुर जो बिहार में। तो ये 4 फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं और इनका काम है जो ट्रूप कंफर्ट से रिलेटेड है, यानी कि जैसे यूनिफॉर्म है और जो उनके निजी सामान है, उनको जो दिया जाता है, जो निजी सामान लड़ाई के मैदान में लेके जाते हैं अपने खुद के कंफर्ट के लिए, वो सारा सामान ये 4 फैक्ट्री बनाती है। अभी मैं आपको आगे पॉइंट्स दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये तो छोटी छोटी हैं। तो अब इसमें गवर्नमेंट क्यों घुसी हुई है? क्योंकि इनका जो कॉस्ट है बड़ा हाई आता है और कम कॉस्ट के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री ऑलरेडी बनाना शुरू कर दी है। तो मेरा सजेशन जब मैं लास्ट में दूंगा तो उसके अंदर ये एक एरिया आता है जो हम बोलेंगे कि इन चीज़ों को अभी गवर्नमेंट बंद करे बनाना और ये प्राइवेट को ही बनाने दे, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट लागत है वो बहुत ही कम है। अगली नई डीपीएसयू जो है वो है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL। इसका हेडक्वार्टर अवधी चेन्नई में है, क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री वहीं पे लगी हुई है, और इसके नीचे 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एमलगेमेट किया गया। वो जो फैक्ट्री लोकेटेड है, एक तो अवधी में खुद ही में है, फिर चेन्नई, येदू मेराराम जो हैदराबाद के पास, और जबलपुर और अंबरनाथ ये महाराष्ट्र में हो गई। तो ये 4 जगह टैंक्स में जो सामान लगता है, कहीं पे मेटल बन रहा है, कहीं पे उसका जो गन बन रही है, कहीं पे उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन रहा है, अलग अलग जो ट्रैक्स बन रहे हैं, तो अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग चीज बनती है। लेकिन इनका पूरा काम है जो हमारा BMP यानी जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास होता है वो बनाते हैं, और आर्मर्ड कोर यानी कि टैंक्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके नीचे 12 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इसके नीचे आते हैं। अब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बार बार बोले जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो DPSU के नाम से ही जाने जाती हैं। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वर्ड इस्तेमाल करना अभी बंद हो गया है। तो ये जो 12 फैक्ट्रीज हैं वो लोकेटेड है खड़की यानी पुणे, अरवनकाडू जो कि ऊटी के पास है, तिरुचिरापल्ली, भंडारा, बोलंगीर हैदराबाद के पास, चंद्रपुर अगेन नागपुर के पास, देहू रोड पुणे के पास, खमरिया जबलपुर के पास, नालंदा और वरनगांव। तो ये 12 जगह ये लोकेशन है और इनका काम है सिर्फ गोली बनाना, बुलेट्स बनाना। अब बुलेट्स जो है वो चाहे स्मॉल आर्म्स का जो मैंने बताया था वो हो, या जो बड़े गोले दागे जाते हैं तोपची वाले आर्टिलरी गन से, उनका बनाना। तो ये सारे की सारी फैक्ट्रीज उसमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ ग्रेनेड्स बनाना और अलग अलग छोटे छोटे आते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये लगाओ आप कि जो भी हमारा हथियार से जो हमें फायर करते हैं गोली बारूद, वो यहाँ पर बनते हैं। ऑब्वियसली अब ये बड़ी इनका ये जो 12 फैक्ट्रीज हैं इसके ऊपर निगरानी बड़ी तेज होती है, क्योंकि इसमें जो सामान केमिकल आता है वो गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन जो 12 फैक्ट्रीज हैं इसके ऊपर सिक्योरिटी की जो कहना चाहिए डिग्री ऑफ सिक्योरिटी जो रखी गई है बहुत हाई लेवल की रखी गई है। अगला नया DPSU जो है वो है यंत्र इंडिया लिमिटेड। ओके, सो यंत्र यानी कि जो छोटे छोटी चीजें हैं जगह जगह लगती हैं, तो उसको बाय इटसेल्फ वो पूरी नहीं है, उसका मतलब कोई काम नहीं है, लेकिन जब वो पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं
जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पार्ट है, चाहे टैंक में लगना है, कहीं पे पार्ट है, तो वहाँ पे काम आते हैं। जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है, और इसके नीचे 8 फैक्ट्रीज आती हैं। वो अंबाझारी, अंबरनाथ, भुसावल, डमडम, कटनी, मुरादनगर और ईसापुर, जबलपुर, ये सब जगह पर है। मुरादनगर जो हो गया मेरठ के पास पे। ओके, नाउ ये सारा दे आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स एंड एंसिलरी प्रोडक्ट्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस टाइप। फेरस मतलब कि जो लोहे की बनी हुई, और नॉन फेरस यानी कि लोहे से अलावा भी छोटी छोटी चोट है, छोटी छोटी कंपोनेंट्स हैं। ये प्रिसिजन चीजें बनाती है, मतलब छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पेज हैं वगैरह वगैरह। लास्ट में है आता है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। अब लड़ाई के मैदान के अंदर दिन में तो ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन लड़ाई तो रात में भी चलती रहती है, तो रात के अंदर भी देखना होता है। जब हम पानी के नीचे पनडुब्बी वगैरह जाती है तो उसको पानी में भी देखना है, यानी पानी गोताखोर लोग पानी में भी देखना होता है। हवाई जहाज लोग बड़े ऊंचाई में उड़ते हैं, दूर तक देखना होता है। सोल्जर्स को दूर में दूरबीन वगैरह देखना हो, बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यानी कि ऑप्टिक्स से जो चीज रिलेटेड बनती हैं, वो सारी चीजें जगह या फैक्ट्रीज इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के नीचे आती है। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, और उसके नीचे 3 फैक्ट्रीज हैं, जो कि एक देहरादून में ही लोकेटेड है, एक चंडीगढ़ में है, सॉरी 2 देहरादून में ही है और एक चंडीगढ़ में है। और इनका जो काम है बेसिकली, जो बाइनोकुलर है बहुत हाई क्वालिटी का बनाते हैं ये लोग, और बहुत दूर से और बहुत अच्छा दिखता है। अब हमने जो है ये 16 डीपीएसयूज के बारे में जानकारी हासिल कर ली। मैं थोड़ा सा आपको और इनके बारे में बताऊंगा आगे की। इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के डिफेंस के आर्म फोर्सेस के लिए। परंतु जो एक में इसमें मैंने प्रोजेक्ट किया था कि ये हमारे प्रोजेक्ट जो है इस प्रकार के था कि एक्सपोर्ट क्वालिटी क्यों नहीं बनाते ये। तो उसके लिए मैंने काफी सारे सजेशंस दिए थे कि इनका जो काम करने का तरीका है, जो वहां पे वर्कर्स वगैरह हैं, उसको अपना सोच कर अगर वो काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। और अगर कि हाँ हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तनख्वाह मिलती रहेगी, काम करने की क्या जरूरत है, अगर वो सोच से काम करेंगे तो कुछ जो सक्सेस है वो मिलने में बहुत देरी होगी। तो उसको सारी चीज़ों को लेते लेते हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि डीपीएसयू जो है नीड फॉर चेंज है। अब सबसे पहले जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो उसका लाया जाए। तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट कल्चर जिस डीपीएसयू ने अपने अंदर लाया, यूनिफॉर्म पहनना शुरू करी, एक समय पे बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचना, ठीक है, रादर 5 मिनट पहले ही पहुंचना, अपने काम पर लग जाना, नो ओवर टाइम, मतलब जो एक प्राइवेट इंडस्ट्री में हो सकता है वो जो कार्यवाही जो जिस डीपीएसयू में होने लगी वो सबसे पहली थी बेल। तो बेल का सक्सेस रेट उसी पर ही निर्भर है। फिर बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, यानी कि जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है दुनिया के अंदर, अभी आप बाबा आदम जमाने की टेक्नोलॉजी में लगे रहो तो जो आप सामान प्रोड्यूस करोगे हमारे आर्म फोर्सेस क्यों उसको ले, और अगर ले भी लेती हैं तो लड़ाई के मैदान में उनको हार मिलेगी। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है उसी प्रकार से ये भी आगे बढ़े। और अब ये मोदी जी ने बहुत इस पर फोकस किया है और अब ये होने लगा है। खुशी की बात तो ये है कि ये कार्य होने लगा है। फोकस ऑन इंटरनल R&D, इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नहीं कि दूसरे दुनियादारी क्या कर रही है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको थोड़ा सा पुश करना है और अपना निजी तौर तरीके से नया नया रिसर्च करके नई नई तकनीकें जो है उसका निकालें और उसका इस्तेमाल करें अपने हथियार में।
अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लाते हैं तो ऑब्वियसली उस वाले देश को तो पता है, और उस देश से हमारे दुश्मन को भी मिल जाए वही चीज़ तो क्या फ़ायदा उसको, तो हमारा ना के बराबर हो गया उसकी ये एफिशिएंसी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी सामान है वो अगर उसका टेक्नोलॉजी हमारा इन हाउस है तो बहुत ही हमें फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है वर्क कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे आना, दिल से काम करना, सही से काम करना, जो मात्रा जो दी है उसको प्रोडक्शन हासिल करना दिन पे दिन। तो ये सारा वर्क कल्चर हर एक वर्कर के दिमाग में होना चाहिए। दिल से काम करेंगे तो अवश्य हासिल होगा। अब ये बहुत बड़ी बीमारी थी कि कोई भी चीज़ बनाते हैं, यही तेजस हवाई जहाज़ जब बनना शुरू हुआ था तो उसकी कुछ लाख थी उसकी कॉस्ट, 30 साल बाद उसकी करोड़ों में कॉस्ट हो गई। मतलब लाख थोड़े से लाख में थी और कहाँ करोड़ों में पहुंच गई। अब ये इसको बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। दिन साल दिन क्या साल की साल बीतते गए और कॉस्ट बढ़ती गई। अगला है ये प्राइसिंग ऑफ स्टोर्स, जो ये बनाते हैं अब गवर्नमेंट्स की है तो लैंड कॉस्ट तो ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि लैंड तो गवर्नमेंट का है। प्राइवेट की जो है वो तो उनको लैंड कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो अब जब लैंड कॉस्ट की फ्री है तो इनका जो सामान निकलता है उसका प्राइस बहुत कम होना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि जो बाहर सामान मिल रहा है उससे भी अधिक होता है। तो उसके लिए इनको कुछ करना चाहिए। कुछ हद तक अब ये सुधर गए हैं, प्राइस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन और कम करने की ज़रूरत है। एक सेंस ऑफ कंपटीशन होना चाहिए कि अगर हमारे प्रतिद्वंदी ने कोई चीज़ 1 हफ्ते में पैदा करी या बनाई है तो हमको उसको 6 दिन में करके दिखाना है। तो अगर जब तक अंदर से एक भावना नहीं आएगी कंपटीशन की तब तक ये होना मुश्किल है। तो ये हर वर्कर को अगर दिल में ये बात बन जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डीलिंग विद लेबर एंड लेबर लॉस, अब आप लोग में इसके बीच में कुछ लोग बोलेंगे कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सबसे बड़ी अच्छी तो यही बात है। गवर्नमेंट के किसी को नौकरी मिल जाती है तो बहुत मुश्किल है उसको निकालना। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स ऐसे आ गए हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई लेबर जो है वो काम नहीं करता, लेट से बार बार ही आता है और गलत गलत काम करता है जो कि नहीं करने चाहिए, तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी वार्निंग देकर उसको निकालना भी चाहिए। अभी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो चुका है और बहुत अच्छी बात हुई है। जब मैंने ये लिखा था और इसको सबमिट किया था डिफेंस सेक्रेटरी को, उसके बाद जो है ये स्टेप उठाया गया था कि ये सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ख़त्म करके 7 डीपीएसयूज में बांट दिया। तो बहुत अच्छी बात हुई है। अभी ये धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन उनका हो रहा है। बात है आप लोगों की कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, अरे जॉब खुद ब खुद आपके पास भागेगा अगर आप अपना स्किल डेवलपमेंट करोगे। जो भी क्षेत्र आपको अच्छा लगता है कि मैं इसमें ये, चाहे आपको मैकेनिकल साइड में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक साइड में जाना है, केमिकल साइड में जाना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग साइड में जाना है, जिस साइड क्षेत्र में जाना है, लेकिन उसको दिल लगाओ। और दिल लगा के ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया मैंने, आ गया, पास हो गए, अभी टेस्ट, अभी खत्म। मैं क्योंकि आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ और अभी भी ट्रेनिंग देता रहता हूँ, सबसे बड़ी एक खामी है कि अरे सर ये तो मैंने 3 साल पहले पढ़ा था, सर ये तो पिछले साल पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भूलने वाली आदत आउट। जो आप पढ़ते हो उस पे हर चीज़ पर क्यों, ये क्यों होता है, वो करके अगर चलोगे आप तो बहुत अच्छी बात है और दूर तक बहुत सालों तक आपको कोई भी चीज़ जो पढ़ोगे वो ध्यान में रहेगी। मेरे कुछ सुझाव थे कि स्किल डेवलपमेंट ये हमारे देश में कैसे सुधारा जाए, ख़ास तौर से जो डिफेंस रिलेटेड है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये था कि कुछ आईआईटीज़ को, अब तो बहुत सारे आईआईटीज़ खुल गए, पहले तो 6 ही थे, अब बहुत सारे आईआईटीज़ हो गए, तो 2-3 आईआईटीज़ को
कुछ एनआईटीज को और कुछ आईटीआईज को, इनको डिफेंस से रिलेटेड कर, यानी डिफेंस आईआईटी, डिफेंस एनआईटी और डिफेंस आईटीआई। और इन आईआईटीज, एनआईटीज, आईटीआईज के अंदर जो डिफेंस में काम आने वाली टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही पढ़ाई जाए, और यहाँ से सीधा सीधा इनका जो जॉब लगे तो वो सीधे ये डीपीएसयूज के अंदर या प्राइवेट इंडस्ट्री में जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है उनमें इनको नौकरी मिल जाए। हाँ, यस। तो ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट का ये है कि टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी चलाया है, इन क्षेत्र से, इन आईआईटी से सबको ले जाना चाहिए फॉरवर्ड एरिया में, कैसे हमारे आर्म फोर्सेस काम करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो मोटिवेशन एक आएगा। तो अच्छा, अभी मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा रह गया है।